Hello and welcome to Topper's Notes. Let's start today's newspaper analysis. So first topic is new research about Jupiter's new moon Europa and its meaning. As you can see in the figure, it is the moon of Jupiter, Europa. As you might know, Jupiter के 80 moons हैं, लेकिन उनमें से जो 4 prominent moons हैं जिनको गैलीलियो ने सर्च किया था, डिस्कवर किया था, उनमें से ही एक है यूरोपा. तो अभी यूरोपा से रिलेटेड एक नई रिसर्च सामने आई है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक न्यू रिसर्च की है. उसके अकॉर्डिंग वन ऑफ द जुपिटर्स मून यूरोपा अ प्राइम कैंडिडेट ऑफ फॉर लाइफ इन द सोलर सिस्टम. एज वी ऑल नो कि इंडिया और बाकी सारे जितने भी कंट्रीज़ है लाइक अमेरिका का, यूएसए का, नासा है, उन सब की अभी कंक्वेस्ट चल रही है कि वो लाइफ बियॉन्ड अर्थ सर्च कर सके, सोलर सिस्टम में ऐसे कुछ प्राइम कैंडिडेट्स को ढूंढ सके जहाँ पर लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है उसको हम फाइंड करें. जैसे कि अभी मार्स में कुछ हमें एविडेंसेस मिले थे, तो वहाँ पर भी रिसर्च अभी गोइंग ऑन है कि वहाँ पर भी ये देखा जा सके. लेकिन यूरोपा एक प्राइम कैंडिडेट इसलिए बन जाता है क्योंकि देयर माइट बी एन अबंडेंस ऑफ वाटर पॉकेट्स बीनीथ फॉर्मेशंस कॉल्ड डबल रिजेस. तो यहाँ पर कुछ डबल रिजेस नाम के फॉर्मेशंस पाए जाते हैं. उनके नीचे जो है वाटर पॉकेट्स होने के एविडेंस मिले हैं. और एज वी ऑल नो कि एक वाटर होता है, वो एक प्राइमरी कंडीशन होती है लाइफ एग्जिस्ट करवाने के लिए. तो वहाँ पर पानी मिलने के जो सबूत मिले हैं, इसलिए उसकी तरफ जो है रिसर्च और ज़्यादा इंक्रीज हुई है. इट इज़ ऑलरेडी नॉन दैट यूरोपा हु सरफेस इज मोस्टली सॉलिड वाटर आइस कंटेन्स वाटर बीनीथ इट. तो ये तो पहले ही रिसर्च जो है वो हो गई थी कि वहाँ पर पानी जो है. लेकिन अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डबल रिजेस मिले हैं जिसके बीनीथ अबंडेंस ऑफ वाटर पॉकेट्स है. द रिसर्चर्स आर नाउ सेइंग दैट द डबल रिजेस फॉर्मेशंस विच आर मोस्ट कॉमन ऑन यूरोपा सरफेस आर सिमिलर टू दो सीन ऑन अर्थ ग्रीनलैंड आइस शीट. ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि अर्थ में जो ग्रीनलैंड है, जो लार्जेस्ट आइलैंड है, वहाँ पर जो आइस शीट है वैसी ही आइस शीट जो है यूरोपा के सरफेस पर मिली है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट यूरोपा. एज यू कैन सी इन द फिगर, यूरोपा के अंदर भी सेम वही मेटालिक कोर है जैसा जो है अर्थ के कोर होता है वैसा ही. उसके अलावा उनका एक रॉकी इंटीरियर है. लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट पॉइंट है वो है H2O लेयर. H2O लेयर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. इसी को फिर यहाँ पे हाईलाइट करके बता रखा है कि ऊपर तो है आइस कवरिंग और उसके बीनीथ एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो लिक्विड ओशियन है अंडर द आइस. तो इसी पूरे रिसर्च के ऊपर जो है पूरा का पूरा पोटेंशियल ऑफ लाइफ छुपा हुआ है. सो यूरोपा इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ्स मून एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 दैट ऑफ अर्थ. तो ये जो है अर्थ का जो मून है, हमारा जो मून है उससे थोड़ा सा छोटा है और इसका जो डायमीटर है वो इंडिया के अर्थ के डायमीटर से 1/4 है. इवन दो यूरोपा हैज़ अ वेरी थिन oxygen atmosphere, it is considered one of the most promising places in the solar system to find present environment that are suitable for life beyond earth. तो इसी की वजह से सारी की सारी रिसर्च हो रही है कि लाइफ बियॉन्ड अर्थ वहाँ पर मिलने की जो प्रॉमिसिंग प्लेस जो है वो यूरोपा है. इट इज़ बिलीव दैट अंडरनीथ यूरोपाज आइसी सरफेस द अमाउंट ऑफ वाटर इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ. और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अर्थ पे जितना वाटर एग्जिस्ट करता है उससे भी ज़्यादा ट्वाइस अमाउंट में जो वाटर है वो यूरोपा की आइसी सरफेस यानी ये जो है ये अर्थ के वाटर से भी ट्वाइस अमाउंट में वहाँ पर प्रेजेंट है. तो अब यहाँ पर अगर इतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है चीज़ें देखी गई हैं तो ज़रूर वहाँ पे नासा को कोई मिशन प्लान्ड होगा. तो नासा ने 2024 तक यूरोपा क्लिपर भेजने का प्लान बनाया है कि यूरोपा क्लिपर जो है नाम का एक वहाँ पर एक्सपीडिशन जाएगा और वो उसके चारों तरफ जो है राउंड लगाएगा और वहाँ पर जो भी लाइफ से रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो वहाँ पर करेगा. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरी रिसर्च का? इसका सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा यही है कि वहाँ पे हैबिटेबिलिटी हमें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए ये सारे के सारे रिसर्च और एक्सपीडिशंस यहाँ पर यूरोपा में हो रहे हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल.
आर्मी नॉट अगेंस्ट रिमूवल ऑफ आफ्स्पा, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन आर्मी इज़ नॉट अगेंस्ट रिमूवल ऑफ आफ्स्पा। एज यू ऑल नो, आफ्स्पा इज़ आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। ठीक है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक फंक्शन के दौरान ये स्टेटमेंट दिया था कि he sought to dispel the misconception that army was against the removal of controversial act of 1958. The partial removal of AFSPA from Assam, Manipur, Nagaland was a result of durable peace and stability in the northeast. Army has a minimal role in the internal security and it wants the situation in Jammu and Kashmir to be completely normal so that AFSPA can be removed from there as well. इनका ये कहना है कि आसाम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ एरियाज़ में अभी जो न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि वहाँ के कई सारे एरिया से आफ्स्पा को पार्शली रिमूव कर दिया है। पहले मोस्टली जितने भी एरियाज़ थे वो आफ्स्पा के अंडर थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनको हटाया जा रहा है। तो उसका कारण क्या है, वो किस बात का रिजल्ट है कि देयर इज़ अ ड्यूरेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्ट। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आर्मी का रोल मिनिमल होता है। उनका मोस्टली जो रोल होता है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो आर्मी को इसमें ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए कि आर्मी का एक रोल है आफ्स्पा को जम्मू एंड कश्मीर में इनेबल करने के लिए। एंड इट वांट्स द सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर टू बी कम्प्लीटली नॉर्मल। जम्मू एंड कश्मीर में हमको सबको पता है कि वहाँ पे फ्रिक्वेंट टेरर अटैक्स होते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया है, इसलिए वहाँ पर आफ्स्पा लगा हुआ है। तो इनका ये कहना है कि अगर वहाँ पर भी सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाती है, जैसा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ है, आसाम, मणिपुर और नागालैंड में, तो आफ्स्पा वहाँ से भी रिमूव किया जा सकता है। तो इसी पूरी न्यूज़ के कंटेक्स्ट में हम आफ्स्पा के बारे में एनालिसिस करेंगे, हम इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे और क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। आफ्स्पा की हमने फुल फॉर्म देखी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। So it was initially adopted as an ordinance in 1942 against the backdrop of महात्मा गांधीज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप ये देख सकते हैं इसकी कॉलोनियल लेगेसी है। सबसे पहले इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में अडॉप्ट किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपको। अगर आप एक नॉर्मली ये गैस नहीं कर सकते हैं इस बारे में कि जो है ये ब्रिटिश इंडिया का एक रूल है, हमें लगेगा कि इंडिया में बाद में जब इंडिपेंडेंस हो गई थी उसके बाद ही से इनेक्ट किया गया होगा, लेकिन इट वॉज इनिशियली अडॉप्टेड इन 1942। हम सबको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था और वो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा मूवमेंट हो गया था, क्योंकि उस समय गांधी जी ने बोली दिया कि जस्ट डू एंड डाई, यानी करो या मरो की स्थिति आ गई थी। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को पास किया था। ऑन द लाइन्स ऑफ ऑर्डिनेंस द इंडियन गवर्नमेंट प्रोमलगेटेड 4 ऑर्डिनेंसेज इन 1947 to deal with the internal security issues and unrest arising due to partition in 4 provinces, Bengal, Assam, East Bengal and United Province। तो जब 1947 में हमें पता है कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अनरेस्ट हो गया था पार्टीशन के लिए, तो उन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर इंडियन गवर्नमेंट जो आई थी उन्होंने भी 4 ऑर्डिनेंसेस इसके रिलेटेड जो है प्रोमलगेट किए थे, और तब से ही जो है ये एक्ट जो है वो कंटिन्यू है। तो इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। आफ्स्पा कन्फर्स टू द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स टू रीन इन सस्पेक्ट्स इन एरियाज डिक्लेयर डिस्टर्ब्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ और सिमिलर थ्रेट्स। ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया है जिसको डिस्टर्ब घोषित कर दिया है, जैसा कि मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पर इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, तो उस एरिया को डिस्टर्ब जो है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पे आफ्स्पा फिर लग जाता है। इट हैज़ बीन इन फोर्स इन मणिपुर सिंस 1980s एंड द एलिज एक्सेस कमिटेड अंडर इट आर द रीजन्स वाई एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला हैज़ बीन ऑन हंगर स्ट्राइक सिंस 2000। ठीक है, तो ये मणिपुर में 1980 से लगा हुआ है और वहाँ के कुछ एक्टिविस्ट जो हैं इरोम शर्मिला एंड ऑल, तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी वहाँ पर कर रखी है इसी के अगेंस्ट। क्योंकि इसके अंडर जो है ये एलिज किया जाता है कि आर्मी जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है करती है और उसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं सब के रिलेटेड जो है कुछ ऐसे जो है स्ट्राइक्स भी वहाँ पर चलते रहते हैं। सो व्हाट आर द स्पेशल पावर्स अंडर आफ्स्पा?
It allows any commissioned officer, warrant officer, or non-commissioned officer or any other person to fire upon or use force against any person acting in contravention of law for the टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ द डिस्टर्ब एरिया. मतलब ये जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इन सबको पावर है कि वो फायर कर सकते हैं किसी भी इंसान पे इन अगर उनको ऐसा लगता है कि वो इंसान जो है वो लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में कुछ काम कर रहा है. अरेस्ट सस्पिशियस पीपल विदाउट वारंट. वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, बिना वारंट के ये किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकते हैं. एंड destroy any structure suspected to house on arms dump shelter from which armed attacks are made or likely to be made, and also conduct searches without warrants for evidence to recover wrongfully confined person. ठीक है, तो ये किसी के भी घर में जाके घुस सकते हैं और वारंट के बिना वहाँ पर सर्च कर सकते हैं. डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को जिसमें इनको सस्पेंशन है कि वहाँ पर कुछ भी आर्म्स वगैरह छुपा रखे हैं. किसी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं और किसी पे भी फायर कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो हैं वो आर्मी को मिली हुई है. इट बार्स प्रोसिक्यूशन और प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट विद सेंटर्स नोट अगेंस्ट पर्सनल फॉर एक्शन कमिटेड वाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर द एक्ट. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोसिक्यूशन भी है वो उनके खिलाफ नहीं कर सकता है. आपस उसको बार करता है कि अगर कोई भी आम पर्सनल है उसने अगर कुछ भी ऐसा ह्यूमन राइट वायलेशन किया या फायर किया है तो जब तक सेंटर का नोट नहीं होगा तब तक उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा. तो आप देख सकते हैं कि इसके काफ़ी ज़्यादा कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. तो उसी के रिगार्डिंग हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्या है इस एक्ट का क्रिटिसिज्म. सबसे पहले वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इवन जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी होती है तब भी राइट टू लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 में है एंड सम राइट्स इंश्राइंड इन आर्टिकल 20 कैन नॉट बी सस्पेंडेड. तब भी जो है हम इनको आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आफ्सपा के अंडर इनको सस्पेंड कर दिया जाता है. किसी को भी फायर कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं. तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इट इज़ इन वायलेशन टू द फंडामेंटल राइट्स. आफ्सपा सस्पेंड दीज फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द कमांडर्स. ठीक है, और सारी की सारी पावर्स कमांडर्स के हाथों में होती है. इट फेल्स टू सेफगार्ड एंड रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एज एविडेंस्ड बाय द alleged custody rape and assassination of Thanjam Manorma by Assam Rifles in 2004. तो फंडामेंटल राइट्स को ह्यूमन राइट्स को भी ये वायलेट करता है. सो दीज आर द प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट. इसके अलावा और भी कुछ इनमें बताए गए हैं कि क्यों कॉन्ट्रावेंशन है. ठीक है, इट एम्पावर्स आर्मी टू सर्च प्रेमाइसेस. किसी के भी घर में घुस जाओ तो ये भी एक तरीके से वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है. स्टिपुलेट्स दैट अरेस्टेड पर्सन एंड सीज प्रॉपर्टी आर टू बी मेड टू द पुलिस विद लिटिल डिले. ऑफर्स प्रोटेक्शन फॉर आर्मी मैन एक्टिंग इन गुड फेथ इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. यानी उनको भी कोई प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ता है. सो दीज आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस एक्ट. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड. कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड निकल कर यही आता है कि आफ्सपा है उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है आर्म फोर्सेस की एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करने में. ठीक है, लेकिन उसको जो है उसके कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और फंडामेंटल राइट्स वायलेशंस हैं उनको भी सेंटर को ध्यान में रखना चाहिए और कुछ लिबरल जो हैं प्रोविजंस बनाने चाहिए ताकि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके एक जो है एक अच्छा एक्ट निकल कर आ सके और जो है लोगों के राइट्स को वहाँ पर इंश्योर किया जा सके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ दिल्ली रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ BA 2.12 स्ट्रेन. ओमिक्रॉन जो हम देख रहे थे कि थर्ड वेव जो इंडिया में आई थी वो ओमिक्रॉन की वजह से आई थी, उसी का एक नई स्ट्रेन जो है वो दिल्ली में रिपोर्ट अभी रिसेंटली किया गया है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज़ BA 2.12 स्ट्रेन. ठीक है, ऐसी एक पिक्चर जो है साइंटिस्ट ने रिलीज़ की है कि स्ट्रेन आखिर दिखता कैसा है. द नेशनल कैपिटल हैज़ रिपोर्टेड दिस वेरिएंट ऑफ कोविड फॉर फर्स्ट टाइम which is more transmissible than the Omicron variant BA.2 of the virus. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पहले वाले वायरस के जो वेरिएंट्स थे उनसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है. इट वॉज स्पॉटेड ड्यूरिंग जीनोम सिक्वेंसिंग टू फाइंड द करंट सर्ज इन द कोविड-19 केसेस. इसको जीनोम सिक्वेंसिंग के दौरान स्पॉट किया गया था. सो लेट्स नो अबाउट दिस वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन. इट इज़ अ सब लीनिएज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था.
कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब लीनिएज है. इट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न एज देर इज़ नो रिपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन BA.2.12 कॉजिंग मोर सीवियर इन्फेक्शंस देन ओमिक्रॉन, दो इट इज़ मोर ट्रांसमिसिबल. सो उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं कि ट्रांसमिसिबल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है सीवियर इन्फेक्शंस जो हैं उसका कॉज होने के ऐसे कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले. जैसा कि ओमिक्रॉन में देखा था कि इससे सीवियर इन्फेक्शंस जो है वो फैल रहे थे और ट्रांसमिसिबल भी था, लेकिन ये ट्रांसमिसिबल है और इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा इससे नहीं होते हैं. इट कॉजेज माइल्ड इन्फेक्शंस लाइक ओमिक्रॉन बट इट्स इवेजन ऑफ वैक्सीन इम्यूनिटी इज़ लिटिल हायर देन द ओमिक्रॉन वेरिएंट. ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे कंसर्न के रूप में क्यों देखा जाए, क्योंकि इसका वैक्सीन जो इम्यूनिटी है उस पर इवेजन बहुत ज़्यादा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के कंपैरिजन में. सो इन द लाइट ऑफ दिस लेट्स डिस्कस अबाउट ओमिक्रॉन्स लीनिएजेस. एज वी कैन सी अभी जो वायरस आया है वो है BA यानी BA.2.12 यानी BA लीनिएज से रिलेटेड है. तो ये BA.1 एंड BA.2. सो दीज आर द टू लीनिएजेस ऑफ ओमिक्रॉन. ओमिक्रॉन वेरिएंट डाइवर्ज इनटू टू लीनिएज. जैसा कि हमने देखा दो लीनिएज में ये बट गया एंड द लेटर प्रीडोमिनेटेड द स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो अभी ये जो रिसेंट जो आया है वो भी इससे ही आया और यही अभी डोमिनेट कर रहा है सारा का सारा. जो भी स्प्रेड हो रहा है या सर्ज हो रहा है वो सारा रेस्पॉन्सिबल उसके लिए BA.2 ही है. नाउ दीज लीनिएजेस आर इवॉल्विंग फर्दर और अब ये ही आगे बढ़ते जा रहे हैं. उसी का एक रूप हमने अभी यहाँ पर देखा था BA.2.12. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इट. BA.2.12 only has additional mutation called this and on the spike protein. हमको सबको पता है कि इनकी स्पाइक प्रोटीन होते हैं, वहाँ पर ये एक एडिशनल म्यूटेशन देखने को मिला है, उसकी वजह से ही ये लीनिएज क्रिएट हुआ है. एंड दिस हैज़ एडिशनल स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस कॉल्ड दिस एंड दिस. स्पाइक प्रोटीन्स आर द प्रोट्यूजन सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस, जो हमने अभी देखा. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं. सो दीज आर द प्रोट्यूशंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कोविड. तो यहाँ पर म्यूटेशंस चलते रहते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग नए नए लीनिएजेस हमको सामने देखने को मिलते हैं. म्यूटेशंस इन द पोजीशन ऑफ स्पाइक प्रोटीन विच इज़ पार्ट ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD हैज़ बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड इन अ नंबर ऑफ अदर वेरिएंट्स इंक्लूडिंग डेल्टा, एप्लिसन एंड लैम्डा. तो डेल्टा और बाकी के जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पर भी ये जो म्यूटेशन है वो देखने को मिला है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Potential of renewable energy to fill the gap created by coal shortage in India. रिसेंटली हमने एक टॉपिक अभी कवर किया था कि इंडिया के अंदर कोल शॉर्टेज आई है और उसके क्या क्या रीजंस रहे हैं और कैसे उनको हम जो है फर्दर एड्रेस कर सकते हैं. आपने जो पहला वाला आर्टिकल जो है वॉच किया होगा टॉपर्स नोट्स के ऐप पे, तो वहाँ पर मैंने ये जो है आर्टिकल वहाँ पर कवर किया था. तो उसी के रिगार्डिंग एक नया आर्टिकल आया है. वहाँ पर हम आपने अगर नोटिस किया हो तो वहाँ पे जो सजेशंस दिए गए थे वहाँ पर एक और जो प्रोमिनेंट सजेशन दिया गया था वो ये था कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करो ताकि कोल पे जो प्रेशर है, कोल की जो अवेलेबिलिटी पे जो प्रेशर है वो कम किया जा सके. तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्या पोटेंशियल हो सकता है कि जो कोल शॉर्टेज की वजह से इंडिया में गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल किया जा सके. ये हमने पहले देखा ही था कि जो 100 थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में वो क्रिटिकल मार्क से नीचे चल रहे हैं और 50 पावर प्लांट्स में ये 10% से भी कम अवेलेबिलिटी है. डिक्लाइन इन coal stocks and the resulting power outage in several states have spurred queries of renewable energies potential to fill for the conventional source. ठीक है, तो उसी की लाइट में ये रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल जो है वो निकल कर आया है. तो इसमें सबसे पहले ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के रेस्पेक्ट में क्या स्टेटस है. ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑन ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी mix for this estimate that the share of renewable energy in the gross electricity generation is expected to be around 40% of the financial year. तो ये 2029 to 30 तक 40% होने के चांसेस हैं कि हमारा जो ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होगी. इवन यूनियन गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड दिस मच करोड़ अंटिल March 14
in this year for implementation of varied renewable energy related schemes and programs. इवन इंडिया की भी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उन्हीं को फॉलो करने के लिए, उन्हीं को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा फंड जो है स्पेंड कर रही है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड हैं, और आपको ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए. एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं. ठीक है, तो इतने गीगावाट की जो है रिन्यूएबल एनर्जी अभी तक कंट्री में इंस्टॉल कर दी गई है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. ठीक है, 152 गीगावाट. सो दिस इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी. इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? 50 गीगावाट हमारा सोलर पावर से है, 40 गीगावाट हमारा विंड पावर से है, 10 गीगावाट बायो पावर से है, 4 गीगावाट हमारा स्मॉल हाइडल पावर से है, और ये 46 गीगावाट हमारा लार्ज हाइडल पावर से है. तो ये जो 150 गीगावाट है उसके ये जो डिफरेंट कौन कौन सी एनर्जी से कितना कन्वर्ट हो रहा है वो हमने यहाँ पर देखा. तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें क्या निकल कर आया? सोलर पावर. सो इंडिया के अंदर ये प्रोमिनेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं. सो व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस विद रिन्यूएबल एनर्जी? ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं वो जुड़े हुए हैं. उन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं. सबसे पहला है ट्रांसमिशन लॉसेस. ऐसा नहीं है कि अगर हमने 40 गीगावाट एनर्जी जनरेट की है तो वो पूरी 40 गीगावाट ही ट्रांसफ़र हो जाएगी. ट्रांसफ़र होने से पहले, यानी ये जो ट्रांसफ़र होने से पहले अगर किसी घर में ये जाती है तो वहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. यानी अगर 40 गीगावाट यहाँ से निकली है तो हो सकता है कि ये 39.5 ही रह जाए, यानी हमें 0.05 गीगावाट का नुकसान हो गया. सो ट्रांसमिशन लॉसेस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज एसोसिएटेड विद दिस. ठीक है, सेकंड जो चैलेंज है वेरिएबिलिटी. कोल है वो पूरे साल एक ही तरीके से यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ केस इन द रिन्यूएबल एनर्जी. लाइक सोलर के बारे में बात करें तो हम उसे सिर्फ दिन में यूज़ कर सकते हैं और रात में सोलर एनर्जी के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं. और कई बार क्या होता है, मॉनसून के टाइम पे सनराइज़ होता ही नहीं है, तो उस समय पे फिर सोलर एनर्जी का जो है उपयोग बहुत कम हो जाता है. उसके अलावा अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी का भी ये कि अगर विंड अगर चल रही है तो ही हम उसको जनरेट कर सकते हैं, और अगर नहीं चल रही है तो फिर उसका जो प्रोमिनेंस है वो बिल्कुल कम हो जाता है. सो दीज आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. उसके अलावा लोकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. अगर हम सोलर की बात करें तो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, बट राजस्थान और गुजरात में बहुत ही ज़्यादा सोलर एनर्जी को जो है यूज़ किया जा सकता है. तो ये लोकेशन बेस्ड चैलेंजेस भी आ जाते हैं. उसके अलावा कुछ ही ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर हम विंड एनर्जी को अप टू इट्स फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बाकी सारी जगहों पर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं. लाइक कच्छ है गुजरात में, वहाँ पर हमने विंड मिल्स इंस्टॉल किए क्योंकि वहाँ पर जो है हमें डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ विंड स्पीड मिलती है ताकि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें. सो दिस इज़ द थर्ड चैलेंज एसोसिएटेड विद द लोकेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी? अगर हम इन चैलेंजेस को जो है एड्रेस भी कर लें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एफिशिएंटली ट्रांजिशन कर सकें? सबसे पहले इनकलकेटिंग एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर सच एज ऑपरेटिंग एसीज बोथ फॉर कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूजेज मोर फ्लेक्सिबली थ्रू डे एंड ऑप्टिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स. तो हमें एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स की तरफ जाना होगा, एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करना होगा बोथ कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूजेस के लिए, तभी हम उस चीज़ की तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं. अ डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम इन द डायरेक्शन वुड हेल्प एड्रेस सच इशूज़ कीपिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. तो ये जो भी हमारा डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम है वो भी हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ताकि हम उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनको भी कॉन्स्टेंटली एड्रेस कर सकें. उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस टू रिड्यूस एनर्जी डिमांड टू वुड बी असेंशियल. एनर्जी डिमांड अगर हमें कम करनी है तो हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे. जब हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं जापान का.
जापान के बारे में पता है, काफ़ी इनोवेटिव कंट्री है। तो उनका एक कैंपेन है जिसका नाम है कूल बीज कैंपेन। तो कूल बीज कैंपेन के अंदर क्या होता है, इट परमिट्स एम्प्लॉयज़ टू वियर लाइट एंड कैजुअल क्लोथ्स एट वर्क इंस्टीड ऑफ कन्वेंशनल जैकेट्स एंड टाइज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नीड ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो वहाँ पर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है परमिट कर दिया है कि आप जो है लाइट क्लॉथ्स पहनिए और जैकेट्स और टाइज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, ताकि एयर कंडीशनिंग की जो नीड है उसे हम कम कर सकें। तो ऐसे ही कुछ इनोवेटिव जो हैं हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और डिमांड रेस्पॉन्स प्रोग्राम्स जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं, ताकि जो है एनर्जी एफिशिएंट ट्रांजिशन हमारा हो सके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एस्टिमेशन ऑफ कोविड-19 एक्सिस डेथ्स बाय WHO एंड कंसर्न्स फॉर इंडिया। तो WHO हमें पता है यही एक एजेंसी है वर्ल्ड फोरम पे जो जिन्होंने कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी एस्टिमेट्स थे वो सब किए थे, और वैक्सीन्स वगैरह को अप्रूवल देने का, वैक्सीन्स वगैरह को जो है एड्रेस करने का ये सारा काम भी WHO का ही है। तो रिसेंटली ये अपनी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, तो उसी रिपोर्ट से रिलेटेड इनके कुछ एस्टिमेट्स के जो है फॉरकास्ट आए हैं, और उनके रिलेटेड इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं वही हम सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट टू रिलीज एन एस्टिमेट ऑफ एक्सिस डेथ्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड ऑफ वर्ल्ड ओवर। तो ये एक एस्टिमेट रिलीज़ करने वाले थे कि एक्सिस डेथ जितनी भी हुई हैं उनका क्या एस्टिमेट है। द रिपोर्ट हैड बीन डिलेड फॉर मंथ्स बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ये रिपोर्ट डिले हो रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस अपने रेज कर रही है। द रिपोर्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू शो एटलीस्ट 4 मिलियन एक्सिस डेथ्स इन इंडिया, द हाइएस्ट सच टैली फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया से रिलेटेड इनका एक फोरकास्ट जो है इसमें दिया जाएगा। ऐसे कुछ जो है चांसेस न्यूयॉर्क टाइम्स ने और बाकी सारे न्यूज़पेपर्स ने हाईलाइट किए हैं कि 4 मिलियन एक्सिस डेथ्स जो हैं वो ये ऐसा कुछ फोरकास्ट जो है ये रिपोर्ट शो करने वाली है, और ये सबसे ज़्यादा है किसी भी कंट्री के पूरे वर्ल्ड में। द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड टू द रिपोर्ट सेइंग इट्स बेसिक ऑब्जेक्शन टू द रिपोर्ट सेंटर्ड ऑन द मैथडोलॉजी अडॉप्टेड फॉर द सेम। तो इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन ये है कि जो आपने मैथडोलॉजी अडॉप्ट की है इस रिपोर्ट से रिगार्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा अलग है और वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसके साथ में एग्री नहीं करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सिस डेथ। एक्सिस डेथ क्या होती है? दीज आर अप्रोच टू कैलकुलेटिंग मॉर्टेलिटी कंसिडर्स द डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर्ड डेथ बिफोर द पैंडेमिक एंड दोज ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड। तो ये क्या करते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं किसका? रजिस्टर्ड डेथ बिफोर पैंडेमिक माइनस दोज ड्यूरिंग पैंडेमिक, और वो जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसे ये बोलते हैं एक्सिस डेथ। मतलब इतनी जो है डेथ है वो वहाँ पर उस कंट्री में हुई हैं। दिस गिव्स अ रॉबस्ट एस्टिमेट ऑफ द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक डेथ ड्यू टू डिसीज एंड दोज दैट अकर्ड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ओवरवेलमिंग हेल्थ सिस्टम्स अमंग अदर्स। तो ये सब है वो ट्रू इम्पैक्ट बताता है कि पैंडेमिक की वजह से, इस डिजीज़ की वजह से क्या जो है पूरा इम्पैक्ट वर्ल्ड पर और एक पर्टिकुलर कंट्री पर पड़ा था। सो हाउ एक्सिस डेथ्स आर मेजर्ड। अब हम देख लेते हैं कि एक्सिस डेथ्स अगर ये मेज़र कैसे करते हैं। इनकी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनके क्या क्राइटेरिया है वो हम देख लेते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो US, UK, इटली, ऐसी कंट्रीज़ में ये लोग कैसे इसको मेज़र करते हैं। डेथ रजिस्ट्रेशन इज़ फुल्ली एंड नियरली फुल, therefore calculating excess death is relatively easier as deaths data are reliable and readily available। तो ये वहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्टली उनके जो डेथ रजिस्ट्रेशन है उसको ही उठाते हैं और उसी को फिर अपनी रिपोर्ट में इनकलकेट कर लेते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो फुल होता है या नियरली फुल होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ईजियर है और रिलायबल है और रेडीली अवेलेबल है। पर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है। For countries like India, calculating excess death is not easy task. They do it by individually calculating excess death for states with near 100% registration based on a proper baseline for comparison and to use suitable methods to extrapolate deaths from the limited data in others। तो इंडिया के केस में इनको रिलायबल डेटा मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये लोग करते क्या हैं,
ऐसे स्टेट्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे 100% रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके लिए भी एक प्रॉपर बेसलाइन फॉलो करते हैं, और फिर वहाँ से ये लोग जो हैं पूरे की पूरी कंट्री का एक्सेस डेथ का एस्टिमेट लगाते हैं. So what are the findings of the WHO and the methodology used for it? WHO has not released the report yet. अभी तक तो ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं हुई है, बट द रिपोर्ट इन द न्यूयॉर्क टाइम which is a prominent newspaper of America says that excess deaths estimated by the WHO in India exceeded 4 million. ये हमने अभी पहले नोटिस किया था. Nearly 8 times the reported death toll of more than 5.2 lakh. मतलब इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि हमारे यहाँ पर सिर्फ 5.2 लाख डेथ्स हुई हैं, लेकिन इनका जो एस्टिमेट है वो ये है कि नियरली 40 लाख लोग मरे हैं, ऐसा इनका मानना है. तो यही जो डिफरेंस यहाँ पर निकल के आया है उसी से रिलेटेड सारे के सारे ऑब्जेक्शंस हैं. एक्सप्लेनिंग द मेथोडोलॉजी इन द एक्सट्रैक्ट from the unreleased WHO report, authors of the report write that they based their estimates on all cause mortality data from 17 state and 1 union territory in India. तो WHO की जो ऑथर्स है रिपोर्ट के वो ये कहते हैं कि हमने जो ये एस्टिमेट लगाया है एक्सेस डेथ का, ये हमने इसको कहाँ पर बेस किया है, जो 17 स्टेट्स के जो मोर्टेलिटी डेटा है और एक यूनियन टेरिटरी का जो मोर्टेलिटी डेटा है वहाँ से ही हमने अपना एस्टिमेट उठाया है. तो गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या कंसर्न्स हैं, वाई दे आर डिसमिसिव ऑफ द रिपोर्ट. लेट्स सी अबाउट दिस. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेटेड इट वॉज कंसर्न्ड एज टू हाउ द स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रोजेक्ट्स estimates for a country for geographical size and population of India also fit in with other countries which have smaller populations. तो जो कंट्रीज़ है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है उनको आप इंडिया के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं. इंडिया की जोग्राफिकल साइज़ भी अलग है और इंडिया की पॉपुलेशन भी अलग है. सच वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड मॉडल्स विच आर ट्रू फॉर स्मॉलर कंट्रीज़ में नॉट बी एप्लीकेबल टू इंडिया. तो इनका ये कहना है कि जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच आपने अपनाई है वो स्मॉलर कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. यहाँ पर जो अप्रोच अपनानी चाहिए थी वो आपको डिफरेंट कोई अप्रोच लेनी चाहिए थी. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Prestigious bullet train project faces another hurdle related to income tax in India. Bullet train project इंडिया और जापान का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है. तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिलेस फेस किए जा रहे हैं लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड और वाटर टनल जो बन रहा है उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हीं के बीच में एक और हर्डल जो है वो ये आया है इनकम टैक्स का. तो इससे जो है जापानीज़ अथॉरिटीज़ वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हैं. The prestigious bullet train project, which is riddled with delays in progress, is facing another hurdle, that is income tax. The Japanese ambassador to India has written to the finance minister calling for the resolution of this impasse. So he has expressed his concern कि अगर ये इशू अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और फिर जो पहले से ही डिले चल रहे हैं वो और ज़्यादा फर्दर डिले इस प्रोजेक्ट में हो जाएंगे. तो जापान का क्या स्टैंड है रिलेटेड टू इनकम टैक्स इशू. हम जानते हैं कि अगर इंडिया में आप अर्निंग कर रहे हैं तो आपको उस अर्निंग पे एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद में इनकम टैक्स देना पड़ता है. तो जापान के जो भी इंजीनियर्स या लोग हैं वो यहाँ पर काम करने आए हैं उनको भी अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा इंडिया के फाइनेंस बिल में लिखा हुआ, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है. ठीक है. तो उसी से रिलेटेड इनके कुछ कंसर्न्स हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. कंसल्टेंट्स फॉर whom the Japan wants exemption are employed with Japan International Consultants. Two Japanese firms engaged in the design aspects of the project given a grant by the JICA, that is Japan International Cooperation Agency. तो इसके अंडर जो ग्रांट्स हैं उन्हीं के अंदर ये काम कर रहा है. इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द लोन दैट जापान हैज़ एक्सटेंडेड टू इंडिया फॉर द प्रोजेक्ट. तो जापान ने इंडिया को एक बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज लोन दे रखा है, उसी के अंडर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन उस लोन के अंदर ये लोग नहीं आते हैं. तो ऐसा जापान का मानना है कि इनको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करना चाहिए
Their argument is that its consultants should not have to pay taxes on income they receive and additional expenses they incur for doing a job that Japan is providing under a grant for an Indian project. तो इंडियन प्रोजेक्ट जो है उसमें ग्रांट की तरह जो जापान कुछ प्रोवाइड करवा रहा है तो उस काम को करने के लिए उनको इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ऐसा जापान का मानना है. सो जापान हैज़ अ पर्टिकुलर कंसर्न्स रिगार्डिंग दीज क्लॉजेज of Income Tax Act in the financial bill which deal with the exemption from income tax. These clauses talk about the foreign nationals among others engaged in the technical assistance to the government projects and drawing salaries in India. तो ये जो है आप प्रीलिम्स के लिए नोट कर सकते हैं कि these clauses of section 10 of income tax deal with the फॉरेन नेशनल जो इंडिया के साथ में काम कर रहे हैं इंडियन प्रोजेक्ट्स पे. तो अभी रिसेंटली जो बिल आया है फाइनेंस बिल 2002 पास इन रीसेंट बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, दीज एग्जेम्पशंस हैव बीन विड्रॉन. तो ये अभी क्या है, रिसेंटली इनको विड्रॉ कर दिया गया है. इसी की वजह से जापान जो है अपने कंसर्न्स जो हैं दिखा रहा है कि अब उनके जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. और जापान का ये मानना है कि जब हम ग्रांट के अंडर ये काम कर रहे हैं, जापान एक ग्रांट के अंदर इस इंडियन प्रोजेक्ट को कन्वे कर रहा है, तो फिर उनके लोगों को जो है इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ऐसा इनका मानना है. सो देयर कंसल्टेंट्स विल बी लायबल फॉर टैक्स फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर. अभी तक तो वो जो है इससे एग्जेम्प्ट थे, ठीक है, लेकिन अब जो नया जो बिल आया है उसके अंडर इनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. तो इसी के रिलेटेड इन्होंने जो है बोला है कि हमको इससे एग्जेम्प्ट करिए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को इंडिया में इनकम टैक्स अपनी सैलरी पर ना भरना पड़े. तो इसी के लाइट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इंडिया और जापान के बीच में उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं. 2015 में MOU साइन हुआ था इंडिया और जापान के बीच में. उसी में ही हमने जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो है MOU साइन किया था. सो भूमि पूजन जो है इसका 2017 में हुआ था और 2018 में इसका जो है वर्क स्टार्ट हो गया था, ठीक है. और इसका जो है क्या नाम से इसका यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका जर्नी टाइम कितना होगा, ये मुंबई से लेके अहमदाबाद तक ट्रेन जो है चलेगी, इसका ये टाइम पीरियड होगा, ठीक है. इसके अलावा सीटिंग कैपेसिटी दे रखी है, कॉरिडोर अलाइनमेंट है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट की हुई है. इसमें इक्विटी रेशियो महाराष्ट्र का इतना होगा और सेंटर का इतना होगा और गुजरात का इतना होगा. तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि ये पूरी तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है. इसमें जीका का तो कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इसमें स्टेट और सेंटर का भी है. यानी सेंटर जो है 50% करेगा और 25 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट जो है वो इसको बियर अप करेंगी. क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई टू अहमदाबाद है, यानी इसमें दो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, गुजरात की और महाराष्ट्र की. तो ये दोनों गवर्नमेंट भी अपना 25% शेयर बुलेट प्रोजेक्ट को देंगी, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. यहाँ पर मैप दे रखा है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी. लाइक मुंबई से स्टार्ट होगी और अहमदाबाद के साबरमती पे जो है ये ख़त्म होगी. और ये भी कुछ बता रखा है, जो बुलेट ट्रेन का नाम है वो शिनकैंसेन है. E5 सीरीज़ की बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया में इस प्रोजेक्ट के अंडर जाएगी. तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ ED चार्जेस प्राइम अक्यूज इन वायलेंस विद मनी लॉन्ड्रिंग. रिसेंटली अभी हनुमान जयंती के प्रोसेशन पर जो है वायलेंट अटैक हो गया था जहांगीरपुरी एरिया में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में. तो उनका जो प्राइम अक्यूज़ था उस वायलेंस का, उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में भी गिरफ्तार किया है. जो पहले जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो दिल्ली पुलिस कर रही थी. फिर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि जो प्राइम अक्यूज़ था उसने इलीगली प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, ठीक है. उसके अलावा उसने हवाला ट्रांजैक्शंस के ज़रिए भी पैसा एक्वायर किया था. तो यहाँ पर जो है ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए रिलेटेड नहीं है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि
उसने हवाला ट्रांजैक्शन किए थे। हवाला ट्रांजैक्शन इंडिया में लीगल नहीं है। तो जैसे ही ऐसे कुछ प्रोविजंस आते हैं कि इलीगल एक्वायरेशन ऑफ मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी पैसा जो है एक्वायर किया गया और फिर उसको लॉन्डर करके वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वहाँ पर फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल आ जाता है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है PMLA, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर उसको बुक किया गया है। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इस पूरी न्यूज़ में सिर्फ PMLA के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए मेंस और प्री दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act. It was enacted by Indian Parliament in 2002 to prevent money laundering in India. इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 2002 में एनेक्ट किया था। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू कन्फिस्केट प्रॉपर्टी और असेट्स अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्सेज थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी उस इंसान ने कन्फिस्केट की है उसको पूरी की पूरी को इंडियन गवर्नमेंट जो है सीज़ कर सकती है, और उसको 3 बार अमेंड किया गया है। ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर द PMLA द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द अक्यूज्ड हु हैज़ टू प्रूव फ्रॉम दैट द सस्पेक्ट प्रॉपर्टी असेट्स हैव नॉट बीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये जो अक्यूज्ड है उसके खुद के ऊपर ये डिपेंड करता है, उसको खुद को ये प्रूव करना पड़ता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, सस्पेक्ट प्रॉपर्टी है, वो उसने इलीगल प्रोसीड्स या क्राइम से एक्वायर नहीं की है। तो ये सारा का सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड के ऊपर ही होता है। जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड नहीं करेगी, ये उसको खुद को जो है बताना पड़ेगा कि मेरी जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, जो सस्पेक्ट प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से एक्वायर हुई है और क्या उसके सोर्सेज रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? एक तो हमने देख लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन इसका फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा कॉम्बेटिंग द फ्लो ऑफ मनी इनटू अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड क्रिमिनल एंटरप्राइजेज। हमने ये देखा है कि इंडिया के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें जो पैसा है वो मोस्टली मनी लॉन्ड्रिंग वाला या फिर ब्लैक मनी जो होता है, तो उसी सबको कॉम्बैट करने के लिए जो है PMLA को इनेक्ट किया गया है। एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डेराइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा ये भी हमने पहले ही देख लिया था कि कॉन्फिस्केशन भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा टेकिंग केयर ऑफ एनी अदर इश्यूज दैट अराइज एज अ रिजल्ट और इन कोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग से रिगार्डिंग जो भी कुछ भी इश्यूज और जो भी होते हैं उनको सबका भी ध्यान रखने का काम जो है PMLA के अंदर ऑब्जेक्टिव्स में आता है। सो व्हाट आर द पेनल्टीज अंडर PMLA? ठीक है, इसमें कुछ पेनल्टीज़ बताई हुई हैं कि मिनिमम 3 साल की सज़ा और मैक्सिमम 10 साल की सज़ा, फ़ाइन भी हो सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि मनी लॉन्ड्रिंग कैन रिजल्ट इन अ सेंटेंस ऑफ अप टू 10 years इन प्रिजन एंड अ फाइन इफ द क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व विद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। अगर ये नारकोटिक्स ड्रग्स वाला मामला है तो मतलब वहाँ पर इनकी जो सज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो हैं उसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो भी PMLA के अंडर आते हैं। इसमें कौन कौन सी एजेंसीज़ है जो इन्वॉल्व हैं? ED के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, ED ने ही ये जो केस है वो रजिस्टर किया था। उसके अलावा जो सेकंड एजेंसी है वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, विच इज़ अंडर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। ठीक है, सो दीज आर द 2 एजेंसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर द PMLA। तो इसी के साथ हमारा आज का एनालिसिस ख़त्म होता है। हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें से आफ्स्पा है और उसके अलावा PMLA है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और यूरोपा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स और बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक वेरिएंट्स वाला जो टॉपिक था वो सारे के सारे प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ हम अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।